एलिमेंट्स हैं। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये चारों फंक्शन जब एक साथ परफॉर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो सुपरविजन का क्या मतलब है? सुपरविजन का मतलब होता है कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट की सारी एक्टिविटीज़ पे एक तरीके से कंप्लीट चेक रखेगा, फिर उसे इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा। ये सारी चीज़ें सुपरविजन में आती हैं, एक चेक रखना। देन मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से इंड्यूस करना है काम करने के लिए, आपको इस तरीके से इंस्पायर करना है कि वो अपनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में एक टास्क को परफॉर्म करे और कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करवाए। लीडरशिप, एक मैनेजर या फिर एक सुपीरियर में लीडरशिप क्वालिटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। लीडर का मतलब होता है कि आपने देखा है ना कि भाई एक ग्रुप होता है, तो एक ग्रुप में जो सबसे आगे होता है, जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है, सब कुछ सबको वो समझाता है, हर चीज़ में वो आगे होता है, तो वही लीडर कहलाता है। तो एक सुपीरियर जो है वो एक ग्रुप का लीडर होता है, उसको इनिशिएटिव लेने होते हैं, उसको ये बोलना होता है कि अच्छा मैं ये काम करके बताता हूँ, तुम लोग मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो इस तरीके से जब होता है तो फिर उसके जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने आप मोटिवेटेड फील करने लगते हैं और फिर वो उसके पीछे काम करने लगते हैं और इस तरीके से वो काम सीखते हैं। तो एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एक मैनेजर को अच्छा लीडर होने की बहुत ज़रूरत होती है। देन लास्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो आपने नॉर्मल लाइफ में सुना ही होगा क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन कम्युनिकेशन होता वही है कि अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना और उनकी बात को अपने तक लाना, बस यही कम्युनिकेशन है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट से अपनी बात कहता है इन द वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग देम एंड उनकी बात को रिसीव भी करता है, जैसे सजेशन की तरीके से उनका फीडबैक लेता है, उनका अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स होती हैं तो वो रिसीव करता है। तो इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये चारों फंक्शन, ये चारों एलिमेंट्स जो हैं, अब हमको आगे के लेक्चर्स में और इस लेक्चर में हमको अब ये डीप में समझना है कि ये चारों एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमने देखा सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम 2 ही एलिमेंट्स कवर करेंगे, बाकी के 2 एलिमेंट्स हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपको भी देखने में इनकन्वीनियंस होती है। इस वजह से इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखने के लिए हम 2 ही एलिमेंट्स करेंगे। और वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? सुपरविजन एंड मोटिवेशन। तो चलिए सुपरविजन से शुरू करते हैं। It means instructing, guiding, motivating and observing the employees while they are performing the jobs in the organization। जब आपके employees organization में कोई task या job perform कर रहे हैं तब आपको अपने एम्प्लॉयज़ पे कंप्लीट चेक रखना है। क्या क्या करना है? उनको इंस्ट्रक्ट करना है, बताना है भाई क्या काम होगा, गाइड करना है, ये बताना है काम कैसे होगा, उनको मॉनिटर करना है, उन पे चेक रखना है कि ये काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना है, पूरे एक उनको देखते रहना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट चेक रखने को ही हम सुपरविजन कहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं कि सुपरविजन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब है ओवर एंड अबव यानी ऊपर से, और विजन का मतलब है सीइंग यानी कि देखना। तो सुपरविजन मीन्स कीपिंग एन आई और सीइंग फ्रॉम ओवर एंड अबव। तो ऊपर से एक चेक रखना, देखते रहना कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, एम्प्लॉयज़ किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, यही सुपरविजन कहलाता है। तो भाई सुपरविजन करेगा कौन? ऑफ कोर्स ओवर एंड अबव से चेक रखना है, ऊपर से चेक रखना है तो वो सुपरवाइज़र करेगा, सुपीरियर करेगा। तो एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट पे ओवर एंड अबव यानी ऊपर से एक कंप्लीट चेक रखता है। वो ये देखता है कि भाई आपके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और उनको ऑब्जर्व करता है और मॉनिटर करता है उनकी एक्टिविटीज़ को, और यही सुपरविजन कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं रोल ऑफ सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र के रोल का क्या मतलब है कि सुपरवाइज़र क्या क्या काम करता है, उसका क्या रोल है। तो 2 ही रोल्स हैं यहाँ पर, रोल ऑफ मीडिएटर और लिंकिंग पिन एंड रोल ऑफ अ गाइड। तो पहले ये वाला समझते हैं कि मीडिएटर की तरह कैसे काम करता है एक सुपरवाइज़र, यानी कि लिंकिंग पिन की तरह। तो सुपरवाइज़र जो है मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट के बीच में एक लिंकिंग पिन की तरह काम करता है। कैसे करता है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि भाई ये मैनेजमेंट है, ठीक है, ये तो बहुत ऊपर है, ये डायरेक्टली तो सबऑर्डिनेट से डील नहीं करती है, सुपरवाइज़र के थ्रू डील करती है। तो मैनेजमेंट ने अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज समझाई सुपरवाइज़र को,
और सुपरवाइज़र ने वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ आगे फॉरवर्ड करी सबऑर्डिनेट को, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मर जो है वो तो सबऑर्डिनेट है और पॉलिसीज़ फ्रेम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। तो यहाँ तक ये जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन है ये सुपरवाइज़र लेकर आता है। तो हुआ ना कि लिंकिंग पिन की तरह काम करा। और यहाँ पर कैसे काम करता है कि भाई सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट को अगर कोई भी सजेशन देना होगा, कोई भी अगर प्लान्स एंड पॉलिसी को फ्रेम करने से रिलेटेड कोई सजेशन देना है या फिर उसकी कोई कंप्लेंट है, तो वो सुपरवाइज़र को बताएगा और सुपरवाइज़र आगे मैनेजमेंट को बताएगा। तो चाहे इस तरीके से आप बात कर लीजिए कि मैनेजमेंट को जब सबऑर्डिनेट से कांटेक्ट करना हो या फिर जब सबऑर्डिनेट को मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना हो, दोनों ही सुपरवाइज़र के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए सुपरवाइज़र को लिंकिंग पिन या फिर एक तरीके से मीडिएटर कहा जाता है। देन सेकेंड इज रोल ऑफ अ गाइड। कैसे गाइड की तरह कैसे काम करता है सुपरवाइज़र, कि भाई वो तो पूरी बातें समझाता है कि कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा। जब भी आपके एम्प्लॉय को, जब भी एक सुपरवाइज़र के सबऑर्डिनेट को किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसको कोई भी डाउट होता है, तो वो सुपरवाइज़र के पास जाता है, अपने डाउट क्लियर करता है। सुपरवाइज़र उसको पूरा एक तरीका समझाता है कि भाई ऐसे इसमें दिक्कत हो रही है, इस चीज़ को तुम इस तरीके से करो, पूरा एक वे समझाता है। तो पूरा गाइड की तरह काम करता है एक सुपरवाइज़र। तो बस ये दो ही रोल थे, रोल ऑफ अ मीडिएटर एंड रोल ऑफ अ गाइड। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, और इस इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन को हम फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र भी कहेंगे। किसी भी नाम से आए, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन या फिर फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र, दोनों में आप यही चीज़ लिखेंगे जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं, इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस इशू करना, क्या काम होना है, किस तरीके से होना है, सुपरवाइज़र ही तो अपने सबऑर्डिनेट को इशू करता है इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हमेशा सुपरवाइजरी लेवल का सुपरवाइज़र यानी कि मैनेजर ही इशू करता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो मेन परफॉर्मर्स होते हैं, जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं, उनसे तो सुपरवाइजरी लेवल का, लोअर लेवल का मैनेजर ही डील करता है ना, तो वही इंस्ट्रक्शंस भी इशू करता है। देन फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स अब निकल के आए हैं, क्या वो प्लान्ड स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं या नहीं है। क्या मतलब है, जैसा सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आई है, क्या डेविएशंस है, उनको वो करेक्ट करने की कोशिश करता है एक सुपरवाइज़र। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब एम्प्लॉयज़ का जो टास्क है वो स्टेप बाय स्टेप सुपरवाइज़ किया जाता है, टाइम टू टाइम उस पर एक चेक रखा जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करा जाता है, उन पर कंप्लीट सुपरविजन होता है, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करते हैं और इस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। डिसिप्लिन बना रहता है, ऑफ कोर्स आपके इन्वायरमेंट में, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहता है। एक सुपरवाइज़र जब ऑब्जर्व करता है, अपने एम्प्लॉय को काम करते हुए देखता है, तो वो ये भी मेक श्योर करता है कि ये डिसिप्लिन्ड रहकर काम करे। ये ऐसा नहीं हो कि बस काम कर रहा है लेकिन इनडिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, तो सुपरवाइज़र डिसिप्लिन मेक श्योर करता है। फीडबैक, तो फीडबैक लेने के लिए सुपरवाइज़र इज़ द बेस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि सुपरवाइज़र जो है ना वो फिज़िकली जाके मिलता है अपने एम्प्लॉयज़ से और सबऑर्डिनेट से, जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं। तो अगर वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सुपरवाइज़र को बताते हैं और फिर सुपरवाइज़र उसको आगे ट्रांसफ़र करता है, अपने सुपीरियर्स को बताता है, मैनेजमेंट को बताता है कि भाई इनकी ये ग्रीवेंस आई है, ये कंप्लेंट आई है, ये इनके सजेशन है। इस जो भी तरीके की बात होती है तो वो उस तरीके से पूरा एक फीडबैक आगे ट्रांसफ़र करता है। इसी से एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी तैयार की जाती है एम्प्लॉयज़ की। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। सुपरवाइज़र ये मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके से मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो एज अ लिंकिंग पिन भी काम करता है। तो कम्युनिकेशन को हमेशा वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। देन इम्प्रूव्स मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे इम्प्रूव करता है कि भाई सुपरवाइज़र सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो होता है उससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, क्योंकि एक सुपरवाइज़र जो है वो बहुत तरीके से इंस्पायर करता है अपने एम्प्लॉय को बेस्ट उसके लिए परफॉर्म करने के लिए। तो उसका जो एम्प्लॉय है, जो सबऑर्डिनेट है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है अगर सुपरवाइज़र अपना रोल ठीक तरीके से परफॉर्म करता है
है तो। देन लास्ट इज मेंटेन ग्रुप एक्टिविटी। तो सुपरवाइज़र ये मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स ना रहे एम्प्लॉयज़ के बीच में और यूनिटी बनी रहे और सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। तो ये थे भाई इम्पॉर्टेंस भी थे, ये कि इम्पॉर्टेंस क्या है सुपरविज़न का, और ये सुपरवाइज़र का रोल भी था, सुपरवाइज़र का फंक्शंस भी थे। तो यहाँ पर हमारा भाई सुपरविज़न ख़त्म होता है। चलिए दूसरा एलिमेंट देखते हैं डायरेक्टिंग का, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है विल टू डू वर्क, यानी कि जब अंदर से इनर डिज़ायर पैदा होता है काम करने का, उस चीज़ को मोटिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। यानी कि एक मैनेजर या सुपीरियर, उसका ये काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के दिल में इस तरीके से बात डाले और इस तरीके से काम करने के डिज़ायर को पैदा करे, कुछ भी वो ऐसा करे जिससे कि उसका एम्प्लॉय जो है मोटिवेट हो जाए, काम करने के लिए अपने अंदर से वो राज़ी हो जाए, उसको मोटिवेशन कहते हैं। तो इट इज़ द विलिंगनेस टू डू द वर्क, हेंस इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड, द एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी फोर्स्ड। तो क्या है कि भाई जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का ये मतलब है कि वो अंदर से आती है, विलिंगनेस टू डू वर्क है तो वो इनसाइड ऑफ द एम्प्लॉयज़ होता है, ठीक है। तो आप किसी से फोर्सफुली काम तो नहीं करा सकते हो, ये कोई ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है आप फोर्सफुली किसी पे भी आप बस थोप दो, ऐसा नहीं होता है। जो मोटिवेशन है वो अंदर से ही डिज़ायर आती है, तो तभी आपका एम्प्लॉय जो है अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल थिंग्स से डील करना पड़ता है जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ के माइंड्स में खुद से डिज़ायर पैदा हो और वो मोटिवेट हो जाएं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। इन्हें देख लेते हैं, ये हमको मोटिवेशन में आगे काम आने वाले हैं। तो मोटिव का क्या मतलब होता है? मोटिव इज़ एन इनर डिज़ायर। तो इनर डिज़ायर है मोटिव। चलिए इसके एक पूरी बात समझते हैं कि ऐसा होता है एक्चुअली कि इंसान को जब कोई नीड होती है किसी भी चीज़ की, तो अनलेस अनटिल उसको किसी भी चीज़ की नीड नहीं है वो काम नहीं करना चाहता है। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप खाना नहीं खाना चाहोगे, ठीक है। तो आप कमाने के लिए, आप अर्निंग करने के लिए, जब अगर आपको सब कुछ बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, हर लग्जरी मिल रही है लाइफ की, तो आप क्यों जॉब करना चाहोगे, आप क्यों मेहनत करना चाहोगे? वहीं अगर आपको खाने के लिए नहीं है, आपकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है, तब आपके दिल के अंदर से डिज़ायर आता है कि मुझे काम करना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी वो नीड फुलफ़िल करनी है। तो वो जब नीड फुलफ़िल आपको करनी होती है तब आप एक मोटिव पैदा करते हो कि भाई ये काम मुझे करना है, ठीक है। एक बार जब वो आपका मोटिव बन जाता है तब एक आपकी रेस्टलेसनेस की पोजीशन आ जाती है, तब आप सुकून से नहीं बैठ पाते हो जब तक आप अपना मोटिव पूरा ना कर लो। तो यही वाली बात होती है कि जब इसमें मोटिव का क्या मतलब होता है कि ये इनर डिज़ायर होता है, इट अराइजेज आउट ऑफ नीड्स। इनर डिज़ायर भी नीड से आता है, ऐसे ही नहीं आता है। जब तक आपको ज़रूरत नहीं होगी तब तक कोई इनर डिज़ायर नहीं आएगा। कम्स कॉज रेस्टलेसनेस। जब मोटिव एक पैदा हो जाता है तो उसकी वजह से रेस्टलेसनेस आती है, उसकी वजह से फिर ऐसा होता है कि भाई आप सुकून से नहीं बैठ पा रहे हो, बेचैनी सी लगी रहती है कि मेरा काम नहीं हुआ है, मेरा मोटिव पूरा नहीं हुआ है अभी। तो ये मोटिव होता है। मोटिवेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। जो मोटिवेशन है ना, ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से किसी एम्प्लॉय या किसी इंसान के दिल के अंदर मोटिवेशन पैदा करो, विलिंगनेस टू डू वर्क उसके अंदर किस तरीके से आप डालो, इस प्रोसेस को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेटर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कुछ इंसेंटिव्स या फिर टेक्निक जो कि यूज़ करी जाती हैं किसी भी एम्प्लॉय या इंसान को मोटिवेट करने के लिए, वो मोटिवेटर कहलाते हैं। जैसे कि उसको इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट आप दो, जैसे आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उनको, आपके एम्प्लॉयज़ को, और फिर उसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। होता है ना, आप क्लास में जब होते हैं तो अगर टीचर आपको शाबाशी दे दे तो आप और अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो ये रिस्पेक्ट वाली बात हो गई। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। या फिर आपको बोला जाए कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे, इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं। तो ऐसे कुछ इंसेंटिव्स, टेक्निक्स या फिर फैक्टर जिनकी वजह से एम्प्लॉय या फिर एक ह्यूमन के अंदर से जो वो है डिज़ायर पैदा हो काम करने का, उसको मोटिवेटर कहते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई।
चलिए फीचर्स देखते हैं मोटिवेशन के। तो फर्स्ट फीचर इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। क्यों, पहले समझते हैं साइकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है। जब भी हम ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कहते हैं तो तब हम साइकोलॉजिकल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज़ एन इनर डिज़ायर, इनर फीलिंग को हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन, आप मोटिवेटेड कब फील करते हो, आप मोटिवेटेड तब फील करते हो, आपके अंदर से इनर डिज़ायर तब आता है जब आपको किसी चीज़ की नीड होती है। तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए आप अपने सारे एफर्ट्स डालते हो। तो मोटिवेशन जो है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो गोल है, जो नीड है, वही उसको फुलफ़िल कर जाना आपका गोल बन जाता है। उस गोल को ही अचीव करने के लिए आप सारे एफर्ट्स करते हो। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि भाई आप एक एम्प्लॉय हो और आपको प्रमोशन चाहिए, तो वो आपको जो प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा, आपका सुपीरियर आपको जो भी काम करने को बोलेगा, आप वो काम पूरे मोटिवेशन के साथ करोगे। आपके अंदर से इनर डिज़ायर आएगा उस काम को करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए। तो जो मोटिवेशन है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। उससे एक नीड अराइज होती है, तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए सारे के साथ, उस गोल और उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशंस क्या होते हैं, मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि भाई कि हम आपको सैलरी देंगे ज़्यादा और इंक्रीमेंट्स देंगे और इंसेंटिव्स देंगे, बोनस देंगे, प्रमोशन देंगे और इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मोटिवेटर्स होते हैं जिससे कि आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है। लेकिन कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो ख़राब काम कर रहे हैं और वो उनको पॉजिटिव मोटिवेटर से मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, मतलब आप नहीं कर सकते हो, तो आप फिर नेगेटिव मोटिवेटर्स का यूज़ करते हो। नेगेटिव मोटिवेटर्स में हो गया उनको वार्निंग्स इशू करना, उनको ये बोलना कि भाई आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज़ पे नेगेटिव मोटिवेटर्स भी काम करते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। देन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्योंकि ह्यूमन माइंड्स के साथ और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। ऑफ कोर्स ये कोई सिंपल चीज़ तो नहीं होगी कि आप किसी सामने वाले के अंदर से कोई इनर डिज़ायर लेकर आ रहे हो। ऑफ कोर्स ये कोई सिंपल तो नहीं है। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्योंकि ह्यूमन माइंड्स के साथ डील करता है। किस इंसान का कैसा दिमाग है, किस इंसान को किस मोटिवेटर से मोटिवेट करवाना है, ये आपको नहीं मालूम होता। कोई एक सिंगल ऐसा मेथड नहीं है जो आप सारे एम्प्लॉयज़ पे यूज़ कर दो और वो सही हो, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, हर एम्प्लॉय अलग अलग मोटिवेटर से मोटिवेट होता है। कुछ नेगेटिव मोटिवेटर्स से होते हैं, कुछ पॉजिटिव मोटिवेटर्स से होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं। लास्ट इज डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। डायनामिक क्यों है मोटिवेशन, क्योंकि ह्यूमन वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स से ही डील करता है। तो ह्यूमन डिज़ायर, ह्यूमन नेचर तो डायनामिक होता है, आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा, तो बदलता रहता है। तो वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स जो हैं बार बार कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, इसीलिए ये डायनामिक है। और कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि एक नीड आज है, ये फुलफ़िल हो जाएगी तो कल दूसरी चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास, जैसे अगर आज बाइक है, बाइक मिल जाएगी तो आपको कार चाहिए, कार मिल जाएगी तो और अच्छी वाली कार चाहिए। तो इस तरीके से ह्यूमन वांट्स और डिज़ायर्स जो होते हैं वो तो अनलिमिटेड होते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक मैनेजर को कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रमोशन मिल गया एक एम्प्लॉय को, उसने अच्छा काम करा, उसे प्रमोशन मिल गया, बस ख़त्म बात, ऐसा नहीं है। उसको और मोटिवेट करिए, उसको फिर भी और किसी चीज़ का लालच या फिर और किसी चीज़ की ऐसी बात होगी जिससे वो मोटिवेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप ख़त्म कर देंगे एक स्टेप के बाद, ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप चलते रहेंगे। तो ये है भाई फीचर्स थे ये मोटिवेशन के। तो अभी हमने देखा कि मोटिवेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ह्यूमन माइंड्स के साथ डील करता है। तो किस इंसान का किस तरीके का दिमाग है, किसका किस तरीके का दिमाग है, ये आप इतनी आसानी से तो नहीं पता लगा सकते हो। तो किसको कैसा मोटिवेशन देना है, इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को जानना ज़रूरी है। नीड्स को जानने के लिए एक बड़ी ही अच्छी थ्योरी दी गई है, वो दी थी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। उन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी है।
नीड हायरार्की थ्योरी का मतलब है कि नीड्स किस तरीके से सीक्वेंस में चलती हैं, क्या लेवल्स होते हैं नीड्स के, कि एक इंसान को पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। प्रायोरिटीज़ की जो बात होती है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड है, ये मिल गई तो ये मिल गई तो ये, इस तरीके से किस तरीके ऐसे बढ़ता जाता है आगे, ये नीड हायरार्की थ्योरी में समझाया गया है। तो अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को समझना आसान हो जाएगा, और अपने एम्प्लॉयज़ की जब आपको नीड्स को समझना आसान हो जाएगा तो आप उनको आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। तो समझते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। तो इसका ये सीक्वेंस है, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है जो बिल्कुल ही बेसिक नीड्स होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। खाने को खाना चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, और सर के ऊपर शेल्टर चाहिए। तो ये तीन जो नीड्स हैं वो इतनी बेसिक नीड्स हैं कि ये तो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। अगर कुछ नहीं होगा ना, उसके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज़ें नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, कोई बात नहीं, ये बेसिक तीन चीज़ें होनी ही चाहिए। तो जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो ये तीन बेसिक चीज़ों की होती हैं। तो एक इंडिविजुअल के नज़रिए से देखा जाए तो भाई फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ठीक है, लेकिन ये मिलेगा कैसे जब उसकी इनकम होगी? तो आप कम से कम उसको एक बेसिक सैलरी पे करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे दो कॉलम्स दे रखे हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के। एक इंडिविजुअल के नज़रिए से देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग, और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक इंडिविजुअल को बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए, ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है। सेकंड, एक बार उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाए, एक बार उसका ये पूरा हो जाए कि हाँ भाई खाने को उसके पास खाना है, रहने के लिए छत है और पहनने के लिए कपड़े हैं, तो वो आगे बढ़ता है। आगे फिर वो और क्या मांगता है? वो चाहता है मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आगे मुझ पे कोई, आज मेरे पास खाना है कल नहीं हुआ तो, है ना? तो इस तरीके से वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है। तो सेकंड है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में आता है कि अगर इंसान आगे भाई कोई बीमारी हो गई, इलनेस हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उससे डील करने के लिए, इलाज कराने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, तो वो चीज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आएगी कि इससे डील करने के लिए इनफ फंड्स होने चाहिए। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का मतलब है कि इन केस अगर आप पे आगे जाके कोई खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है, कोई एक्सीडेंट, कोई इलनेस, कोई बीमारी पता चलती है, तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे? आपके पास इलाज के लिए पैसे तो होने चाहिए ना, ये थोड़ी कि आज अगर 1000 रुपये आ गए तो आज ही के आज खर्च करके बैठ गए। तो इसलिए ह्यूमन इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आपकी कैसे फुलफिल होंगी कि आप जो कमा रहे हो उसमें से सेव करते जाओ, सेविंग्स। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब हो गया कि प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन। ऐसा होता है ना कि आप भाई जॉब करते हो तो आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा आपका कटता चला जाता है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं। आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, उसी से पेंशन मिलती है। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको काफ़ी सारा पैसा देती है। वो क्या होता है, उसका खुद की जेब से थोड़ी देती है ऑर्गेनाइजेशन, वो आप ही की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा सेव करती रहती है, क्योंकि एक इंसान अपने पास इतना सेव नहीं कर पाता है। अगर उसके कटते रहे हैं पैसे तो ज़्यादा आसान रहता है। उसी तरीके से पेंशन हो गई कि आप रिटायर हो गए, अब क्या हुआ, अब सैलरी आने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अब फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं है या फिर अब आपकी ह्यूमन नीड्स ख़त्म हो गई। जिंदा तो आप हो ना, आपकी लाइफ अभी बाकी है, जॉब ख़त्म हो गई तो क्या हुआ। तो इसलिए ही क्या होता है कि पेंशन का एक सिस्टम रखा गया है कि आपकी सैलरी से जो पैसे कटते रहते हैं, आपके रिटायरमेंट के बाद वो आपको हर महीने थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं ताकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहें। तो इस तरीके की सेविंग्स और इस तरीके की चीज़ें आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करी जाती हैं। फिर आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो गई, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, अब आपको क्या चाहिए? अब चाहिए भाई सोशल नीड्स। अब एक इंसान है वो आइसोलेशन में तो नहीं रह सकता है, ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग्स का नेचर कैसा होता है, सोशल होता है। उसको चाहिए वो किसी से बात करे, उसके कोई दोस्त हो, उसका कोई अफेक्शन हो किसी से,
तो इसलिए क्या होता है कि तभी तो हमें अपने घर वालों की, हमें अपनी फैमिली की, दोस्तों की, यारों की ज़रूरत होती है। तो सोशल नीड्स होती हैं एक इंसान की। सोशल नीड्स एक इंडिविजुअल की तरह देखा जाए तो उसकी लाइफ में लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि उसके कुछ कॉर्डियल रिलेशंस भी बन पाएँ, वो किसी से बातचीत कर पाए, एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में वो रह पाए। तो इसलिए इस वजह इससे उसकी सोशल नीड्स फुलफ़िल होती हैं। तो एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, उसका बेसिक जो चाहिए था उसे वो हो गया, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो गया। अब उसके दोस्ती यारी भी बन गई भाई, ठीक है, अच्छा, उसको सोशल नीड्स भी उसकी पूरी हो गई। अब उसको क्या चाहिए, अब उसकी एस्टीम नीड्स की बात आती है। एस्टीम नीड्स का क्या मतलब है कि अब उसको रिकॉग्निशन चाहिए, अब उसको चाहिए समाज में मेरा नाम हो, मेरी इज्जत करे कोई, तो इस तरीके से मेरा एक स्टेटस हो, तो अब उसका एस्टीम नीड्स चाहिए। इंडिविजुअल से देखा जाए तो क्या मतलब है इसका, मेंटेनिंग स्टेटस इन सोसाइटी। आप मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, तो ये थोड़ी है कि बस पैसा कमा लिया और सब सही है। पैसा कमाने के बाद आपको क्या चाहिए, पैसा कमाने के बाद आपको चाहिए कि आपका सोसाइटी में नाम हो, कोई आपको जाने, कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपका एक स्टेटस हो सोसाइटी में, ये आपकी नीड है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशल टाइटल दे के बात करी जाए, सर मैम करके बोला जाए तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और प्रमोशन मिले, आज यहाँ काम कर रहे थे, कल हायर अथॉरिटी पे काम करें तो स्टेटस बढ़ गया, तो इस तरीके से। फिर लास्ट क्या है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, बेसिक चीज़ें हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी फ्यूचर सिक्योर हो गया, दोस्तियाँ भी हो गई, इज्जत भी मिल गई। अब आती है लास्ट चीज़, लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब इंसान का जो मोटिव है, जो गोल है, वो पूरा हो जाता है, जब वो अपने गोल को अचीव कर लेता है, तब उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी हो जाती है। तो एक इंसान जब अपने सेल्फ एस्पिरेशन, जो उसकी भी जो भी पर्सनल एस्पिरेशंस हो, गोल हो, वो अचीव कर ले, तो वो उसकी ये नीड पूरी हो जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल जो अचीवमेंट ऑफ गोल है वो पूरा कर ले तो उसकी ये नीड पूरी हो जाती है। तो ये 5 सीक्वेंस में एक एक करके नीड्स बताई गई हैं कि एक इंसान को सबसे पहले ये चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में ये। ऐसा होता है कि एक इंसान की अगर सारी ही नीड्स पूरी हो चुकी हैं तो आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर से आप डिज़ायर पैदा कर सको, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको उसकी नीड्स को समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब अजम्पशंस देख लेते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के। जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें अजम्पशन ज़रूर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम कुछ पॉइंट्स को अज्यूम करके चलते हैं कि ये ट्रू है। अगर वो कहीं भी ट्रू नहीं होंगे तो वो थ्योरी फेल हो जाएगी, वो थ्योरी काम नहीं करेगी। थ्योरी ही तब काम कर रही है जब हम ये अजम्पशंस को ट्रू मान के चल रहे हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स। हम ये मान के चलते हैं कि जो इंसान का बिहेवियर है वो उसकी नीड्स पे डिपेंड करेगा। अगर उसको नीड है तो वो मोटिवेट होगा, नीड नहीं है, उसकी नीड सेटिस्फाइड है तो वो मोटिवेट नहीं होगा। सेकेंड इज नीड्स फॉलो द हायरार्की। नीड हायरार्की फॉलो करती हैं। पहले उसको फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए जो कि पहली नीड है, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, फिर उसको अपनी सोशल नीड पूरी करनी है, फिर उसका एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इस तरीके से एक हायरार्की फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास खाने को नहीं है और उसको वो चाहिए, सोशल नीड्स चाहिए, या फिर उसके पास फ्यूचर उसका सिक्योर नहीं है, उसको सेल्फ एस्टीम की पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है। नीड्स जो है वो एक हायरार्की ही फॉलो करती हैं। देन अ सेटिस्फाइड नीड्स कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। अगर एक इंसान के पास पैसा है तो आप उसको पैसे का लालच नहीं दे सकते हो। अगर उसके पास इनफ एस्टीम है तो आप उसको एस्टीम का लालच नहीं दे सकते हो। तो आप उसको मोटिवेट ही तब कर पाओगे जब उसकी नीड जो है अनफुलफिल्ड है। अगर उसकी नीड पहले से सेटिस्फाइड है तो आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो उस लेवल की नीड से। फिर आपको नेक्स्ट लेवल की नीड से उसको मोटिवेट करना होगा कि अगर किसी की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी हैं कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान, उसके पास फूड शेल्टर क्लोथिंग, बेसिक पे उसको मिलता है, ठीक है, तो आप ये नहीं है कि आप उसको बेसिक पे देकर उसको मोटिवेट कर सको, नहीं। फिर नेक्स्ट लेवल आपको बोलना होगा कि मैं आपको आपको फ्यूचर की सिक्योरिटी दूंगा,
ठीक है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दूंगा, तो फिर वो मोटिवेट होगा। तो क्या समझ आया कि एक इंसान को आप अगर उसकी एक लेवल की नीड सेटिस्फाइड है तो उस लेवल की नीड से आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो, फिर आपको नेक्स्ट लेवल की नीड का उसको मोटिवेशन देना है। देन लास्ट इज अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। यही वाली चीज़ क्या हायरार्की फॉलो करती है, एक नीड लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाइड है तभी वो आगे बढ़ेगा। जब उसके पास बेसिक पे है, जब उसके पास बेसिक सैलरी उसको मिल रही है, तभी वो फ्यूचर का सोचेगा। ऐसा नहीं कि आज खाने को नहीं है वो फ्यूचर का सोच रहा है। तो इस तरीके से वो पहले एक लेवल की नीड उसकी सेटिस्फाइड है तभी वो आगे की लेवल की नीड पे मूव करता है। तो ये अजम्पशंस हैं, हम इनको ट्रू मान के चलते हैं, तभी हमारी वो थ्योरी जो है, जो हमने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी, वो एप्लीकेबल है। तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे मोटिवेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ये बात आप हमसे काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे होंगे कि मोटिवेटर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। बस इसी चीज़ को अभी हमको पढ़ना है। तो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी इतनी सैलरी होती नहीं है, तो उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि हो गई फ्यूचर से रिलेटेड, आज से रिलेटेड, यानी कि पैसे से रिलेटेड नीड्स उनकी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। इसीलिए आप उनको मनी या फिर मॉनेटरी टर्म्स की चीज़ें ऑफ़र करके मोटिवेट कर सकते हो। वहीं पे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स जो होते हैं वो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि उनकी सैलरी और उनका जो सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी सही होती है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में फिर इतने अच्छे से मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। उनको फिर चाहिए एस्टीम नीड्स उनकी होती हैं, उनको स्टेटस चाहिए होता है, उनको इतना पैसा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जो पैसे की नीड होती है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड होती है। तो चलिए अभी फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी मोटिवेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि ये एक रेगुलर एक्स्ट्रा इनकम होती है जो आप अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं। अगर वो अच्छा काम करता है तो आप सैलरी तो देते ही हैं, सैलरी से हटके थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पे और एक्स्ट्रा अलाउंस आप उसको हर महीने एक फिक्स्ड इंटरवल पे करते हैं। इससे क्या होता है कि वो ऑफ कोर्स अच्छा सा परफॉर्मेंस शो करता है, और जब वो अच्छा परफॉर्मेंस शो करेगा तो आप उसको ये पे एंड अलाउंसेस देंगे। देन प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि जब कंपनी एक लिमिट सेट कर देती है कि ये एक परसेंटेज है, अगर इससे ऊपर मेरा प्रॉफिट एक्सीड करता है तो जो वो एक्सेस प्रॉफिट होगा वो कंपनी एम्प्लॉयज़ में बांटती है। तो जब एम्प्लॉयज़ में वो प्रॉफिट बढ़ता है तो इससे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। वो ये सोचते हैं, फिर वो इस काम में लग जाते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो है प्रॉफिट ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, हमें प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, मोटिवेशन शो करते हैं। देन को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शन जो है इसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ESOP भी कह सकते हैं, या आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन का मतलब है कि कंपनी जो होती है जब प्रॉफिट एक्सीड करती है तो क्या होता है कि सिर्फ प्रॉफिट में शेयर देना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे उनको एक ओनरशिप राइट नहीं मिल जाता है, वो इस चीज़ में होता है। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग का एक्सटेंशन ही है कि अलॉन्ग विद द प्रॉफिट शेयरिंग आप उनको कुछ शेयर्स भी ऑफ़र करते हो अपनी कंपनी के। शेयर्स आप ऑफ़र जो करते हो वो जनरली मार्केट प्राइस से काफ़ी लो होते हैं और वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके को पार्टनर भी बन जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो को पार्टनर बनने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन शो करेंगे और प्रॉफिट हायर करने की कोशिश करेंगे। देन बोनस। बोनस का मतलब है ये एक वन टाइम इंक्रीमेंट होता है, एक्स्ट्रा पे आपको दिया जाता है एक बार। ऐसा नहीं है कि रेगुलर, जैसे पे एंड अलाउंसेस में क्या था कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पे किया जाता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम, लेकिन बोनस जो है वो एक वन टाइम एक्स्ट्रा इनकम है जो आपको किसी इंसिडेंट पे दी जाती है कि कभी आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको बोनस मिलेगा। ज़्यादातर बोनस वगैरह जो मिलते हैं वो मिलते हैं कि आपको फ्री ट्रिप दे दी फॉरेन की, या फिर इस तरीके से
से आपको बोनस मिलते हैं, और फेस्टिवल्स के लिए बोनस मिलते हैं, होली बोनस, दिवाली बोनस, ईद का बोनस, इस तरीके से काफ़ी सारे बोनसेस मिलते हैं। देन कमीशन का मतलब होता है, ये ज़्यादातर सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि उनको उनकी जो रेगुलर सैलरी है वो तो मिल ही रही है, लेकिन फॉर द एक्स्ट्रा सेल ऑर्डर उनको हर सेल ऑर्डर पे कुछ % से कमीशन मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं सेल कराने के लिए। वो जितनी ज़्यादा सेल कराएंगे उन्हें उस % से कमीशन मिलेगा। देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स का मतलब है कि पीस रेट वेज सिस्टम आपने पढ़ा था। उसमें ये था कि एम्प्लॉयज़ जितना बनाएंगे हर पीस के हिसाब से वो इतना % ले लें। तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब है कि एक बार आपकी जॉब ख़त्म हो गई, आप रिटायर हो गए, फिर भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलते रह रहे हैं। आपको पेंशन मिल रही है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, तो इस तरीके के बेनिफिट्स रहते हैं। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो कि आफ्टर माई रिटायरमेंट ऑल्सो ये बेनिफिट्स मुझे मिलते रहेंगे तो मैं अच्छे से काम करूँ। देन लास्ट इज़ पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड परक्यूसिट्स। इसका मतलब है कुछ एक्स्ट्रा पेज और इनकम्स आपको मिलती हैं, लेकिन नॉट इन द कैश। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कैश में मिल रहा है या फिर हार्ड कैश आपको नहीं मिल रहा है, काइंड्स में मिल जाता है। बिल्कुल जैसे कि आपको पैसा ना देकर आपके बच्चे की फ़ीस भर दी, आपको पैसा ना देकर आपका घर का रेंट का पैसा दे दिया, आपके घर का रेंट दे दिया, या आपको घर रहने को घर दे दिया। तो इस तरीके के कुछ मतलब पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं आपको एक एम्प्लॉयमेंट के दौरान। तो जब आप अच्छे से काम करते हो तो इस तरीके के काफ़ी सारे इंसेंटिव्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% एफर्ट्स डालें। चलिए अब नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी मोटिवेटर्स देखते हैं। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स का मतलब है कि अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे ऑफ़र करके या फिर ज़्यादा इनकम ऑफ़र करके आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते हो। उनकी जो मॉनेटरी नीड्स हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, अब आप उनको नॉन फाइनेंशियल तरीक़ों से मोटिवेट करने की कोशिश करोगे। तो ऐसी क्या क्या तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, वो हैं फर्स्ट स्टेटस जो होता है एक हायर लेवल एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सभी के लिए होता है, लेकिन जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो मॉनेटरी नीड्स होती हैं वो ऑलरेडी फुलफिल्ड होती हैं। तो उनकी जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एस्टीम नीड्स का। उनको अपना रिकॉग्निशन चाहिए होता है। तो स्टेटस का मतलब होता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को हायर पावर, हायर अथॉरिटी, हायर रैंक, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ हायर अगर आप उसको ऑफ़र करते हो तो उसको क्या लगता है कि हाँ मेरा स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर वो ज़्यादा मोटिवेशन शो करता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर एक हेल्दी क्लाइमेट है, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो अच्छा है, तो फिर एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा मोटिवेशन शो करता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को हर टाइम पे डांटता रहता है, उसकी इंसल्ट करता रहता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में कभी भी सबॉर्डिनेट जो है अपना 100% नहीं देगा। वो सिर्फ उतना काम करेगा जितना उसे मिल रहा है, वो काम करके घर जाएगा बस। उस ऑर्गेनाइजेशन को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझेगा। वहीं पर अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, तो वहाँ पर सबॉर्डिनेट जो है वो अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है। देन करियर एडवांसमेंट का मतलब है कि आप उसको प्रमोशन दीजिए, आप उसको बोलिए कि आपके करियर में एडवांसमेंट हो जाएगा अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप उसको प्रमोट कर दीजिए। आज अगर वो भाई क्लर्क था उसे अकाउंटेंट बना दीजिए, उसके ना लेवल को आप हाई कर दीजिए। तो क्या होगा कि भाई उसका करियर एडवांसमेंट होगा और उससे फिर वो मोटिवेटेड फील करेगा। देन जॉब एनरिचमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स का मतलब है कि एक रूटीन जॉब को बार बार परफॉर्म करके एम्प्लॉय बोर हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कुछ चैलेंजिंग मिले, कुछ ऐसी जॉब मिले जिसमें हम अपनी स्किल शो कर सकें। तो ऐसे
क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय को कुछ न्यू चैलेंजिंग जॉब्स असाइन करिए ताकि वो अपनी स्किल शो करे और वो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करे, क्योंकि एक ही काम करते करते जाहिर बात है आप भी रोज़ाना बोर हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसकी जॉब्स को थोड़ा थोड़े टाइम में चेंज करते रहें, बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेकिन थोड़े थोड़े टाइम में आप उसको चेंज करते रहें। देन एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन का मतलब होता है वही बात जो हमने पहले भी समझाई थी, शाबाशी देना, सबके सामने उसको एनकरेज करना और ये बोलना कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जैसे अगर सबके सामने अगर एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया और उसको सबके सामने ये बोल दिया गया कि भाई ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया, तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए, उसको रिकॉग्निशन चाहिए। एक हायर लेवल के एम्प्लॉय को जिसकी मॉनेटरी नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं उसको रिकॉग्निशन चाहिए होता है। तो अगर आप उसको रिकॉग्निशन देंगे, उसको अगर आप इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। देन नेक्स्ट इज़ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है आप उसको एक परमानेंट जॉब लेटर प्रोवाइड करिए। आप उससे ये बोलिए कि आप निकाले नहीं जाओगे। आप उसको ये मेक श्योर करिए कि भाई वो इतनी जल्दी जल्दी कोई जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब पर बात ना आए, उसको इतनी जल्दी जल्दी ना टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर एम्प्लॉय उतना अच्छे से वो करेगा ही नहीं। वो तो सोचेगा मैं तो यहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए हूँ, उतनी देर के लिए काम करूँ और जाऊँ। वहीं अगर आप उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे तो वो आपका एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को वो पूरा ऐसे एफर्ट्स डालेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे वो उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो। देन एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग में आप अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाइए, आप उनकी राय लीजिए, आप सजेशंस लीजिए और उनकी प्रॉब्लम पूछिए, ग्रीवेंसेस लीजिए। तो इस तरीके से उनको डिसीजन मेकिंग में आप उनको शामिल करवाइए। देन ऑटोनॉमी, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। ऑटोनॉमी का मतलब है कि उनको थोड़ी पावर देना, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में होता है ना कि सारी पावर ऊपर ना हो के थोड़ी एम्प्लॉयज़ के भी पास है, थोड़ी नीचे भी जा रही है पावर। तो इस तरीके से अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को पावर टू टेक डिसीजन देंगे और ऑटोनॉमी देंगे तो फिर क्या होता है कि वो बहुत सेल्फ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उनके अंदर आती है। वो सोचते हैं कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, यहाँ पे मुझे बहुत माना जाता है, मेरा बहुत रिकॉग्निशन होता है। तो इस वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करके बहुत ज़्यादा एफर्ट शो करते हैं। तो आज हमने कवर किए डायरेक्टिंग के 2 एलिमेंट्स जो कि है सुपरविजन और मोटिवेशन। बाकी के 2 एलिमेंट्स हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।